अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं माँ बेटे के वाक़े से। माँ बेटा जी, एक माँ थी एक बेटा था। माँ ने बेटे को कुछ सिखाया था? बेटी थी और एक बेटा था और एक माँ थी। अच्छा, वो बेसिकली सिखाने वाला ही वाक़या है। ओके ओके। कि माँ तो सिखाती है, माँ का काम होता है सिखाना। हाँ, बेटे कुछ नहीं सीखते, अलबत्ता बेटे कुछ नहीं सीखते। तो ये तो होता है, ये भी होगा, बेटे का काम है ना सीखना। लेकिन वाक़या सुने, उस वाक़े की जो अहमियत है उसके तकद्दुस को पामाल ना करें आप वाक़े के, ठीक है। अवामी राय वरना आपके खिलाफ चले जाएगी, आप वाक़यात को ख़राब कर रहे हैं। तारीख़ी वाक़यात हैं। अच्छा, बहरहाल एक माँ और एक बेटे का आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बेटा जो है उसको नई जॉब मिली, होता है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छा पढ़ने वाला लड़का, उसको नई जॉब मिली, अच्छी पोजीशन मिली, अच्छा काम करने लगा। वो एक दिन वो अपने ऑफिस से घर वापस आया और उसने अपनी माँ से कहा कि आज अम्मा जी, हाँ अम्मा जी भी तो कहेगा। हाँ अम्मा जी आज मेरे सामने एक ऐसा काम आया है जो कि मैं अगर कर दूं तो पैसा तो बहुत मिलेगा मुझे उसमें, लेकिन उस काम को करने में मेरा दिल नहीं मान रहा है। ओके ओके। तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा, जब दिल नहीं मान रहा तुम्हारा तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि देखो, जब रोज़ रात को तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाते हो तो कुछ देर के बाद मैं उठती हूँ, और माँ ऐसे ही होती है ना, उठती है, देखती है बच्चा हाँ भाई सुकून से सो रहा है या नहीं, तो वो कहती है कि जब तुम रात को रोज़ाना जाकर अपने कमरे में सो जाते हो तो मैं उठती हूँ और तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें जब देखती हूँ तो तुम इत्मीनान की नींद सो रहे होते हो। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी दिन ऐसा हो कि जब मैं तुम्हारे कमरे में रात को आऊँ तो तुम्हारी इत्मीनान की नींद ख़त्म हो चुकी हो और तुम बेइत्मीनानी से जाग रहे हो। बिल्कुल। तो कोई भी काम करने से पहले ये चीज़ सोच लेना। ज़मीर जो है ना आपका, हाँ, ज़मीर, आप चाहे छुप छुपा के कुछ भी कर लें, अंदर से एक आवाज़ आपको आएगी, वो बताती है कि गड़बड़ कर बताती है। वो बुरे से बुरे आदमी को भी बताती है, वो अच्छे से अच्छे इंसान को भी बताती है कि बाबा जी गलत कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन फिर आप उस ज़मीर के साथ क्या करते हैं? हाँ, ये अब आपका है, ये आप पे है कि आपकी तरबियत और आपका जो एक ईमान का आप जिस लेवल पे हैं उसका आप क्या करते हैं। लेकिन ये है कि अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है। जो चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, लुटेरा हो, उसको भी वो आवाज़ आ रही होती है। अब वो उसको दबा के जो भी करे, आवाज़ आती है। लेकिन अब हमें क्या सोचना है कि हम कोई भी काम करें तो ये सोच लें ना कि हम चाहे किसी भी ओहदे पर हैं, किसी भी रुतबे पर हैं, चाहे हम एक छोटा काम कर रहे हों या कोई बड़ा काम कर रहे हों, चाहे हम कोई क्लर्क हों, चाहे हम कोई मैनेजर हों, चाहे हम कोई एंकर हों, चाहे हम कोई वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, हमें ये देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारी नींद उड़ाने वाला काम है, दूसरों की नींद उड़ाने वाला काम है, या वो काम है कि जिस पर हमें और हमारे दिल को इत्मीनान मिलता है। बस इतना सोच लीजिए, बाकी काम खुद ही सही हो जाएंगे। जी आइए चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। हम इदारों को अपने अपने दायरे में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके, बिलावल भुट्टो। हुकूमत ने PIA की निजकारी का फैसला कर लिया। बाबर आजम ने T20 कैरियर की 10वीं सेंचुरी जड़ दी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की चीन के खिलाफ पहली कामयाबी, सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार। बैरून मुल्क हमले जहाद नहीं जंग होगी, अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनजादा का तालिबान को पैगाम। कैलिफोर्निया में आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, हादसे में 3 अफराद हलाक। दमिश्क में इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 4 शामी फ़ौजी जाँ बहक। और अरबों डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जापान पहुँच गए। जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब ज़रा बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की, और सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं सऊदी अरब। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को वार्निंग जारी कर दी है, और ये एक बड़ी अहम वार्निंग है। सऊदी अरब की जो वजारत हज व उम्रा है उसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोने वालों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वजारत की तरफ से उम्रा ज़ायरीन को मुतनब्बे किया गया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोने से गुरेज करें, क्योंकि इन मसाजिद में सोने की इजाज़त नहीं है। और जी बिल्कुल, सोने की इजाज़त नहीं, आना सोए।
उन्होंने बेसिकली अपने ऑफिशियल वैसे सऊदी अरब की हुकूमत और उनकी उसकी अथॉरिटीज की तरफ से नहीं है, या वैसे उन मस्जिदों में नहीं इस्लामी तौर पर नहीं है, इस्लामी तौर हाँ, पर ये इन्होंने बेसिकली अपना हुकूमत ही ये एक इकदाम किया है। तो ये तो क्या बात हुई, ये तो गलत बात हुई यार। बस ये बात बिल्कुल गलत है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मसाजिद जो है बुनियादी तौर पर वो एक मुसाफिर का ठिकाना होता है। और हमेशा हम पुराने किताबों में पढ़ते हैं कि भाई कोई भी शख्स निकला किसी भी जगह पर, उसको जाना था, वो सफ़र में था, उसके लिए वो आरामगाह जो थी वो थी मस्जिद के। वो मस्जिद में गया, वहाँ पर जाकर वो सो गया, उसने अपना वक्त गुजारा मस्जिद के अंदर। वहाँ पर आपने वज़ू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सोते भी हैं, आराम भी करते हैं। और यहाँ पर तो ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन होते हैं, बहुत मरतबा उनका ये भी होता है कि कमरा या जहाँ पर भी वो रिहाइश हुई हुई है वो इतनी दूर है कि वो जाना आना बार बार नहीं कर सकते, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि भाई अब आए हुए हैं, इतना तौफीक मिली हुई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वक्त गुजारे, उधर ही से कुछ लेकर खा लेते हैं, फिर वहीं पर ज़रा कैलूला कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब, वहाँ पे होटल बनाना सही है, वहाँ पे बड़े बड़े इमारतें बनाना सही है, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का मुकाबला करना सही है, वहाँ पर महंगे महंगे होटल के कमरे बेचना वो सही है, लेकिन एक आम आदमी वहाँ पर सोएगा ना तो गलत है। ये उन्होंने अपना ऑफिशियल जो एक्स का जो अकाउंट है ना, ट्विटर जो एक्स, अब उसको एक्स बोलेंगे, ये भी एक बड़ा मसला है, एक्स अकाउंट जो है उस पर कहा है उन्होंने। और ज़यूफ़ुर रहमान जो है वो उन्होंने, उनसे हमें उम्मीद है कि वो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में राहदारियों में नमाज अदा करने के मकामात और मज़ूर अफराद के हंगामी गाड़ियों के रास्तों में लेटने या सोने से गुरेज करेंगे। तो ये तो ठीक है भाई, यहाँ पर ना सोएं, लेकिन बाकी जगहों पर सो लें, कोई मतलब बिल्कुल कुछ जगह बिल्कुल साइड पे होती हैं, बड़ी अच्छी एक तरह से बिल्कुल ही साइड पे होती हैं, और ठंडा एसी किसी के रास्ते में अच्छा ठंडा एसी जो है वो एक तरफ से उसकी हवा आती है, पूरी उसमें नहीं है, पूरे हरम में नहीं है, एक तरफ से उसकी आवाज आती है जब आप तवाफ कर रहे होते हैं ना, तो उस तरह से जब आप गुजरते हैं तो कहते हैं वाह 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 वाह, मजा आ गया। कुछ काफ़ी अर्सा हो गया गए हुए, कुछ करना चाहिए, इसका भी कुछ एक प्लान करें, अल्लाह ताला हमें कोई तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा मैं आपको एक और खबर सुनाती हूँ। इल्म हासिल करने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ये कोई कैद नहीं है। सऊदी अरब की एक खातून की मैं आपको बात बताती हूँ। सऊदी अरब की एक 110 साल खातून है, उन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिए। स्कूल में दाखिला लेकर इस बात को उन्होंने सच साबित कर दिया। जरूरत क्या पड़ी थी? ख्वाहिश जागी होगी। चले, अच्छा। नवादा उनका नाम है, नवादा नाम की बुजुर्ग खातून है, 4 बच्चों की माँ है ये, और इनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र जो है वो 80 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 80 साल है। बच्चा आपने कहा, बड़ा अच्छा कहा, औलाद औलाद की उम्र 80 साल है, और इनका जो सबसे छोटा है वो छोटी औलाद जो है इनकी वो 50 से 60 साल के दरमियान मेरा ख्याल है कुछ फॉल करती है। अच्छा ये जो औलादें ये अपनी माँ की पढ़ाई में मदद भी करते हैं, और ये खातून जो है वो 50 से ज्यादा लोगों के हमरा रोजाना स्कूल जाती हैं, बुनियादी हरूफ तहज्जी जो है वो सीखती हैं, कुरान करीम की कुछ आयात हैं जो इनको सिखाई जा रही हैं। तो नवादा को बस एक अफसोस रह गया है कि अगर वो पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती तो जिंदगी उनकी बड़ी मुख्तलिफ है। वाह वाह वाह, देखें जज्बात कितना अच्छा है इनका कि इन्होंने अब इस उम्र में तालीम हासिल करने का सोचा और प्रैक्टिकल स्टेप ले लिया। बिल्कुल ये नहीं कि घबराए आप कहें मैं 100 साल की तो कैसे करूंगी। हाँ, क्योंकि इस उम्र में ज़ाहिर है आप वीक हो जाते हैं ना, बहुत आपके लिए फिजिकल मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, आपके लिए चीज़ों की जो समझना है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप स्कूल जा रही हैं, एक फ़िज़िकल एफ़र्ट कर रही हैं स्कूल में जाके। वो इनकी वर्थ क्या होगी स्कूल में, वैल्यू क्या होगी भाई? ओ हो जब ये आती होंगी तो लोग हट जाते होंगे रास्ते से, भाई एहतराम आ गई है, एहतराम आए, आपको आगे की सीट पर बिठाएं, अच्छा होता होगा इनके साथ। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है भाई। तालीम तो मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ करार दी गई है, वो थोड़ी अफ़गानिस्तान में उन्होंने कह दिया 3री जमात तक तालीम हासिल करें, बस वहाँ 3री जमात में PhD वगैरह हो जाता होगा मेरा ख्याल है, तो लड़कियों को करवा दिया उन्होंने, कहा बस अभी से PhD से ज़्यादा क्या पढ़ेंगी बेचारी, 3री जमात तक कर लो, PhD हो गया तुम्हारा, बस तुम ये करो। अब ये सीखो भाई, ये 110 साल की उम्र की खातून है, वो भी जा रही हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ के दर्जे की चीज़ है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? बहरहाल ये खातून सैल्यूट की मुस्तहिक है, गुड, आई लाइक हर, पसंद आया मुझे, गुड। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में कमाल कर दिया है। व्हाट्सएप हम सब जानते हैं दुनिया की मकबूल तरीन एक ऐप है जो कि मैसेजिंग और कम्युनिकेशन के लिए पाकिस्तान ने खरीद ली। पाकिस्तान ने खरीद नहीं ली। पाकिस्तान की पूरी जो 1 साल का बजट है ना वो लग जाएगा तो भी नहीं आएगी शायद वो,
ऐसे आपने तो पाकिस्तान में खरीद, आपने कहा ऐसी बड़ी खबर आई है तो मैंने कहा शायद पाकिस्तान आईटी मिनिस्टर हमारे अमीनुल हक साहब जो है ना, वो घबरा के उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया होगा। ये क्या कह रही है, एंकर बैठी हुई है इधर, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है इधर मैडम, अजीब बातें कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान ने किया क्या ये मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुकामी ऐप्स मुतारिफ करवाई हैं मैसेजिंग के लिए, और अब पाकिस्तान ने भी इस मैदान में कदम रख दिया है। बीप पाकिस्तान के नाम से व्हाट्सएप का मुतबादिल तैयार कर लिया है। बीप पाकिस्तान, ये हमने एक ऐप बनाई है। क्या हुआ? बीप तो हम तब चलाते हैं जब अवैस कुछ ऐसी वैसी बात कर दे तो बीप लग जाती है। अब ये नाम तो कुछ ठीक चंगा रख लेते तो बहरहाल अब उन्होंने रख दिया है। तो अमीनुल हक साहब जो है वफाकी वजीर हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, अमीनुल हक साहब, उन्होंने इस एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया है। और बीप पाकिस्तान में चैट के अलावा ऑडियो और वीडियो कॉल्स की सहूलत भी है। इसका तमाम डेटा पाकिस्तान में ही महफूज होगा। बेसिकली इस डेटा के सर्वर, भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम, ये फंसवाएंगी। अच्छा भला एक इनिशिएटिव उन्होंने किया है, बीप आ गई है, उसके अंदर डेटा अपने मुल्क में सेव हो रहा है, आप हंस रही हैं उसके ऊपर। शिफा क्या हो गया, कौन है ये भाई, मैं नहीं जानता हूँ इनको। चले सॉरी हो जाता है कभी कभी, एक दौरा सा पड़ जाता है इंसान में। उन्होंने मतलब इतना अच्छा अमीनुल हक साहब से कोई मुझे वो नहीं है। हाँ। बिल्कुल वो तो जबरदस्त काम कर रहे हैं, शाबाश सर, आपको तो दाद देनी चाहिए। नहीं तो फिर मसला क्या है? कुछ नहीं, आप फिर कल तक आपकी हंसी जेरे लब थी, आज आप जो है वो खुल के हंस रही हैं। बस आज बहरहाल पानी सर से ऊपर निकल गया। नहीं, ये डेटा जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर महफूज होगा, क्योंकि होता यही है ना कि आपके सर्वर्स बाहर होते हैं, ये सर्वर आपके अपने मुल्क में होगा। अच्छा, इसका जो तमाम सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका डेटा जो है वो सेव रहे। उसके बाद फिर जो है वो ये आवाम के लिए भी ज़ाहिर खोल दी गई होगी, लेकिन ये कि इसको डाउनलोड करके हम देख सकते हैं क्या है। 1 साल के बाद अवामी इस्तेमाल के लिए इसको खोला जाएगा, 1 साल के बाद। तो हम अगर अभी बीप डाउनलोड करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लेता हूँ। बीप पाकिस्तान, बीप पाकिस्तान आ नहीं रही भाई, चेक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी खैर है, कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पे हंसना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो छोड़ो, बीप की बात करते हैं। छोड़े जिस पे हंसना होता है। अब मैं आपको एक रोने वाली खबर सुनाती हूँ। भारत का जो चंद्रयान मिशन है ना, चंद्रयान 3 जो गया था, चांद पर जा रहा था, बिल्कुल उस मिशन ने चांद की अवलीन तस्वीर जारी कर दी है। इसमें क्या बड़ी बात कर दी? हमारे यहाँ पे भी आए रोज़ कोई वीडियोएं जारी होती रहती हैं, कोई ऑडियो लीक आते रहते हैं, तस्वीरें आती रहती हैं, हमारे यहाँ पे भी होता है। इसमें क्या है? सिमिलर सिचुएशन, उन्होंने ऊपर जाके तस्वीरें चांद की खींची, हमने यहाँ पर लोगों की तस्वीरें और वीडियोस खींची। ये है। अच्छा, अगर भारतीय स्पेस जो है एजेंसी, उनकी जानिब से चंद्रयान 3 मिशन की जानिब से चांद की खींची जाने वाली अवलीन तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई हैं। चंद्रयान मिशन चांद के मदार में 5 अगस्त को दाखिल हुआ था और इन तस्वीर में चांद की सतह को दिखाया गया है। और ख्याल रहे कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था यहाँ से, और ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। तो अभी सिर्फ वो वहाँ पर अंदर एंटर हुआ है, दाखिल हुआ है। और चंद्रयान मिशन एक जिसको कहते हैं कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्जन, ये मॉड्यूल्स होते हैं। साइंस की बात कर लूं, मैं कर लूं? हाँ, कर लेंगे। हाँ ठीक है, अब हंसे, साइंस की बात है मैं करूँगा। बेसिकली इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। क्या मॉड्यूल्स होते हैं? बेसिकली प्रोपल्जन, हाँ, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन, ये 3 मॉड्यूल्स हैं, इसके ऊपर ये मुश्तमिल है। और ये चांद के जुनूबी कुतब में उतरने की कोशिश करेगा। इससे पहले अमेरिका उतरा है, रूस ने भी अपना मिशन अब लॉन्च कर दिया है, तो अब ये इंडिया भी। चाइना की क्या पोजीशन है वैसे? चाइना भी चला गया होगा, चाइना लैंडिंग मून कर लेगा, उसका क्या है, चाइना ने वहाँ अपना बना लेंगे चांद, कोई इशू थोड़ी है। हाँ, वो अपना चांद बना लेंगे। तो अब इंडिया खैर उस दौड़ में आ गया है। हमारी दौड़ कहाँ तक है वो हम सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, हम उसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं, बात भी करते हैं, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जी, वहाँ पर जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको भी हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो चाइना ने भी उतार लिया था, अमेरिका ने भी उतार लिया, और ये इंडिया भी चला ही गया है। तो अब हम क्या करेंगे? फवाद चौधरी साहब, ये तो चौधरी साहब ने कहा था, वादा किया था, ये तो बात नहीं होती, 2023 का कहा था। हाँ तो बिल्कुल, चलो जो भी है, एनीवे बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर ये उतारेंगे जुनूबी कुतुब में, तो वहाँ पर पहली मर्तबा कोई ये उतरेगा मिशन, ये भी एक बड़ी बात है। सो इट इज़ अ यूनिक लोकेशन। अब तक अमेरिका, चीन और रूस वगैरह तो ये काम कर चुके हैं चांद पर, लेकिन अब जुनूबी कुतुब में लैंडिंग की कोशिश नहीं की गई है। तो
चंद्रयान मिशन लॉन्च के 10 दिन तक ज़मीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को ये चांद के मदार में दाखिल हो गया था। और दूसरी को इससे पहले 2019 में भी ये कोशिश हुई थी, एक चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, नाकाम हुआ था। बड़ी तालियां बजा रहे थे बहुत सारे लोग उस वक्त, देखो इंडिया का मिशन है नाकाम हो गया, इंडिया का मिशन है नाकाम हो गया। उस वक्त वो मोदी जो था वो वहाँ पर गया भी था, वो जो साइंसदान रो रहे थे उनको गले भी लगाया था, मुझे याद है वो वीडियो। नाकामियां आती हैं, बिल्कुल होता है, साइंसी काम करोगे तो नाकामियां तो होंगी, करो सही, बस काम तो कर दिया ना उन्होंने। हाँ, करना जरूरी है, उस लेवल तक अपनी साइंस को, रिसर्च को वो ले गए हैं, और क्या चाहिए। चाहे कामयाब अब भी ना होता तो भी खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो बेहतर की तरफ बना लिया, हमने भी बना लिया महफूज डेटा के साथ जी। अच्छा, आपको लेकर चले जरा जो महंगाई की सूरत हाल है, कहा यह जा रहा है कि सब्जियों की जो सूरत हाल है उनमें इजाफा हुआ है, कीमतों में अशिया खुर्दनोश जो हैं वो वैसे तो महंगी हो रही हैं, लेकिन खास तौर पर सब्जियों की अगर हम बात करें तो उनमें अच्छी खासी महंगाई का जो तनासुब है वो बढ़ गया है। इसके बारे से हम बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है सब्जी मंडी के, कोई आदाद शुमार आपके पास हैं कीमतों के? जी बिल्कुल, आदाद शुमार क्या, हमारे पास पूरी इसकी रेट लिस्ट है, और सिर्फ पिछले हफ्ते की निस्बत अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 से 40% तक जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उनमें जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है आलू और प्याज की अगर बात की जाए तो आलू जो है वो 300 रुपये से लेकर 450 रुपये तक की जो है वो दड़ी फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से जो है वो प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज भी जो है वो 220 रुपये से 315 रुपये और 330 रुपये तक की जो है 5 किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक की अगर बात की जाए तो 1000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए, टमाटर है या और जो घरेलू सब्जियाँ हैं, पिछले हफ्ते की निस्बत जो है जी, ये जो है वो टमाटर जो है वो पिछले हफ्ते जो है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये जिसका रेट था वो अब 126 रुपये और 130 रुपये पर जो है वो पहुंच चुका है। और फलों की अगर बात की जाए तो फलों की कीमतों का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है यहाँ पर फलों की कीमतें जो है वो मेंशन ही नहीं की गई। अब सेब जो है वो 5 किस्म के जो सेब हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अब सरकारी रेट लिस्ट में उनका कोई जो है वो रेट नहीं लिखा गया। इसी तरह से जो है वो मज़ीद अगर जो है वो बात क्या वजह है इसमें अब जो है वो अनार जी, चूँकि इसकी वजह जो हमने दुकानदारों से पूछी तो उनका कहना है कि चूँकि हर किस्म का जो फल है वो जो है वो आता है और फलों की जो है वो सब्ज़ी मंडी में बोली लगती है, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी को जो वही जो है वो फल खरीदता है, और वो फिर जो सबसे ज़्यादा बोली का रेट होगा वो फिर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी बिलाल आफरीदी साहब हमारे साथ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों के रेट से हमें आगाह कर रहे थे। अब जरा कराची जाते हैं, शिराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, बताइए कराची की मार्केटों में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी अब आम सारिफ के लिए सब्जियां खरीदना किसी इम्तहान से कम नहीं रहा है, और यूँ समझा जाता था कि जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो सब्जियों से अपना गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल हमें बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। और गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अगर कीमतों का मवाजना किया जाए तो 20 से 25% मुख्तलिफ इकसाम की जो सब्जियाँ हैं वो महंगी हुई हैं। दादो शुमार की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर कायद में फ़ी किलो टमाटर जो है जो कि लाजमी जुज़्व है 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो हरी मिर्चें हैं वो 160 से 180 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच चुकी हैं। इसी तरह प्याज और आलू की कीमत 80 से 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मौसमी सब्जियों की कीमत भी इस वक्त 150 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इस वक्त जो मार्केट में हम सूरत हाल देख रहे हैं उसके मुताबिक जो फूल गोभी है वो तकरीबन 160 से 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लौकी 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। पालक की कीमत भी 100 से 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हमें यहाँ दस्तयाब दिखाई दे रही है। ताहम
जो कीमतें हैं वो कंट्रोल करने के लिए भाई 100 से कम में कुछ मिल रहा है हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दुकानदारों की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि होलसेल मंडियों में जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और वहाँ पर कोई पूछगछ नहीं है, जिसकी वजह से जो आड़ती हैं वो मन माने निर्खों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं और वो मजबूरन अपनी दुकानों पर कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होश रुबा इजाफा हुआ, मजबूर है कीमतें बढ़ाने पर, सब मजबूर हो गए। सब्जियों की कीमतों पर नजर आना शुरू हो गए हैं क्योंकि किराए। सिराज अहमद कराची की सब्जी मंडी और कराची की जो सब्जियों के रेट है वो हमें बता रहे थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाक शुरू करेंगे या मैं करूं? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का मैं नारा लगाने लगी थी और बिल्कुल जिंदाबाद है। हायर देन द हिमालयज है, डीपर देन द ओशन है, स्वीटर देन द हनी है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल तारीख इस बात की गवाही भी देती है। और ये दोस्ती जो है वो अब ज़ाहिर हुकूमती सतह पर तो थी ही, अवामी सतह पर भी है। आप जाएँ चाइना तो एक बड़ा अच्छा रिस्पांस आपको मिलता है, चीन के अक्सर लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। अब एक फ़िल्मी मामला हुआ है और ये फ़िल्मी मामला क्या है? बाती गर्ल, ये एक फ़िल्म है जो कि पाक चीन दोस्ती की बुनियाद बनी है और पाक चीन दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए ये फिल्म आई है, बाती गर्ल। अब इस फिल्म में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन पाती है, वैसे पाती गर्ल पाती है मेरा ख्याल है, वो जो हमें इम्तियाज गुल साहब जो है वो बताते थे, पातीये का मतलब है ब्रदरली या कुछ इस तरह का है, मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का। चले, लेकिन हो सकता है। अब इस फिल्म का प्रीमियर हो चुका है। ये फिल्म चाइना और पाकिस्तान का इश्तराक है। चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन और हुनर कदा फिल्म्स ऑफ पाकिस्तान ने यह फिल्म तैयार की है। 2 सालों में ये फिल्म मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान और चीन के फ़नकार शामिल हैं। उर्दू, चीनी और इंग्लिश ज़बानें इसमें बोली गई हैं। तो इस फिल्म के जो 2 मुख्तलिफ सकाफ़तों का बेसिकली ये हसीन इम्तिजाज है और बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म में वो फिल्माया गया है और इस फिल्म में दोनों सकाफ़तों के कई पहलू जो हैं उनको उजागर किया गया है। कौन से पहलू हैं ये अब देख लेते हैं। हाँ, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के मशहूर मुजस्समा साज भी हैं, फ़नकार, मौसीकार, अदाकार और हुनर कदा फिल्म एंड मीडिया के सरबराह जनाब जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपने जितना काम फ़नून लतीफ़ा के लिए किया है ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम ज़रा अपने नाजरीन के लिए चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अगर एक ज़रा रीकैप दे दें कि हाउ डिड यू एंटर दिस डोमेन और कब तक आपने कैसे ये इश्क अभी तक बरकरार रखा हुआ है? देखें, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने कभी हमारी फील्ड को जो आर्ट और कल्चर है वो तवज्जो नहीं दिए जो ये डिज़र्व करती है। इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि चूँकि अपनी फील्ड है तो जब तक आप अपनी फील्ड के लिए ख़ुद तगोदो नहीं करेंगे, कोशिशें नहीं करेंगे, किसी ने कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पढ़ाया। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुकूमती सतह पर तो बहुत करीबी और गहरा रिश्ता कायम है, लेकिन दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान कौन सी तहजीबी बुनियादें जो हैं वो मुश्तरक हैं? देखें, मेरे नज़दीक चीन दुनिया का वो वाहिद ख़ित्ता है कि जिसका जो कल्चरल बयानिया है, कौमी कल्चरल बयानिया, वो कभी भी नहीं टूटा है। हज़ारों साल पुरानी उनकी माशरत है, हेरिटेज है और वो हेरिटेज बहुत रिच है। हमारे साथ चीन का बड़ा पुराना ताल्लुक़ है सिल्क रोड के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, और चीन के असरात जो है हम पे बिल्कुल हैं। हमारे मतलब आप कॉस्ट्यूम समझें, आप ज्वेलरी समझें, बहुत कुछ ऐसी मतलब असनाफ़ हैं आर्ट की कि जिसमें चीन का असर है और हमारे असनाफ़ की भी असरात वहाँ है। तो मेरा ताल्लुक़ चीन के साथ कोई 4-5 साल पुराना है। मेरे ख्याल में पहली बार 2016 में गया था और तब से लेके अब तक के कंटिन्यूड एक सिलसिला मेरा उनके साथ चल रहा है। बल्कि चीन की गवर्नमेंट ने मुझे, इनका एक सिलसिला होता है 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम, कि वो पूरी दुनिया से 1000 एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ़ फील्ड्स के चुनते हैं।
उन्होंने आर्ट और कल्चर के फील्ड में मुझे सेलेक्ट किया है और मैं शियान पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का एक विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। तो उनके साथ इंटरेक्शन मेरी खासी मतलब 2016 से तवातर से होती रही है, विजुअल आर्ट्स में भी और सिनेमा में भी, म्यूज़िक में भी। विजुअल आर्ट्स में मैंने उनके साथ ये किया कि कुछ साल पहले हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं उस्ताद बशीर अहमद, जिनकी वजह से मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पाकिस्तान में रिवाइव हुई है। उनका मैंने एक वर्कशॉप उनकी रखी थी शियान में, 3 हफ्तों की वर्कशॉप थी और शियान पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरे चीन से 16 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए थे, जिन्होंने फिर बशीर साहब के साथ काम किया 3 हफ्ते और वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, उनको बहुत पसंद आया। फिर मैंने ये SCO कंट्रीज़ की एग्जिबिशन पाकिस्तान की तरफ से वहाँ एग्जिबिट की, कई और चीज़ें। बिल्कुल सही। तो सर अब ये जो फिल्म है पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती पर जो मबनी ये फिल्म है पाती गर्ल, इसके मुतालिक हमें कुछ बताइए कि इसकी क्या थीम है, क्या सब्जेक्ट है, क्या बताएगी ये फिल्म? पाती गर्ल पाकिस्तान और चीन के दरमियान बनने वाली पहली मुश्तरका फिल्म है। चीन इस वक्त दुनिया की फ़िल्म मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए कि चीन में 2018 में 70,000 सिनेमा हाउसेस थे और अब तो पता नहीं वो बहुत ज़्यादा हो गए। उनकी गवर्नमेंट अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो चीन की एक कंपनी यहाँ आई और चीनी सिफारत खाने ने उनको मेरा पता दिया, फिर मुझसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि हम इस तरह की फ़िल्म बना रहे हैं, कहानी डिस्कस की और मुझसे मशवरे भी मांगे कि ये कहानी लिखी तो वहाँ गई है, तो आप ज़रा देखें कि कल्चरली ये रेलेवेंट है यहाँ के लिए, कोई मसाइल तो नहीं है। मैंने फिर उनको गाइड भी किया और फिर ये फ़िल्म बनी। तो ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, 3-4 एक्टर्स चीनी हैं और बड़ी खूबसूरत कहानी है बच्चियों की एक फ़ुटबॉल टीम के बारे में है, जिनको एक चीनी फॉर्मर फुटबॉलर जो पहले चैम्पियन थी अपने मुल्क की और ज़ख्मी होने की वजह से वो छोड़ चुकी होती है, तो वो जब इनको खेलते देखती है तो वो उसका दिल करता है कि वो इनको कोच करे और कोच करने लगती है। और वो टीम जो है वो अपने इलाके में, जो बड़ा हार्ड इलाका है, मुश्किल इलाका है, कंजर्वेटिव इलाका है, जहाँ 2 गांव जो हैं उनके दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी भी चली आ रही है पानी के एक ज़ख़ीरे की के हवाले से। तो ये बच्चियों की टीम जो है वो फिर दूसरे गांव के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मैच खेलती है, जो बहुत मुश्किल से गांव के जो एल्डर्स हैं वो मानते हैं और अलाउ करते हैं। और इस तरह से फ़ुटबॉल की वजह से बहुत पुरानी दुश्मनी जो है 2 कबीलों के दरमियान वो हल हो जाती है। तो ये फिल्म जो है वो पाक चीन दोस्ती के बारे में भी है और गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के बारे में भी है, फुटबॉल के बारे में भी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का पोटेंशियल क्रिकेट से कोई 1000 गुना ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने क्योंकि फ़ुटबॉल की बात की तो फ़ुटबॉल का समाजी तब्दीली का इस्तियारा एक तरह से आपने उसको बनाया हुआ है। अच्छा, इसके मुतालिक भी कुछ तफसील ज़रा बताइएगा कि फ़ुटबॉल कैसे और फ़ुटबॉल की थीम क्यों? देखिए, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, क्वेटा से, और क्वेटा के तकरीबन तमाम लोग जो हैं फ़ुटबॉल के शहदाई हैं। बिल्कुल। हाँ। मैं ख़ुद फ़ुटबॉलर रहा हूँ, तो जब ये कहानी मेरे पास आई और उसमें फ़ुटबॉल का भी ज़िक्र आया तो मेरा इश्तियाक और ज़्यादा बढ़ गया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट से कोई 1000 गुना ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट ज़रा तवज्जो दे तो बेतहाशा ज़बरदस्त किस्म के इंटरनेशनल प्लेयर्स फ़ुटबॉल में पैदा हो सकते हैं, जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं और इकोनॉमी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म में भी फ़ुटबॉल जो है वो एक रोल प्ले करता है। फ़ुटबॉल का मैच जो है वो बहुत पुरानी दुश्मनी जो कई सालों से, कई दहाइयों से इनके दरमियान चली आ रही होती है, वो मैच की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे फ़ुटबॉल को मतलब उसका जो सोशल एस्पेक्ट है, सोशल चेंज का एस्पेक्ट, उस एतबार से सामने लाया गया है और वो बड़ा दिलचस्प है। किसी तरह से वो डिट हुआ है पाक चाइना फ्रेंडशिप के हवाले से। ग्रेट। तो फाइनली सर ये भी बताइए कि अभी जो इसका प्रीमियर हुआ था 3 अगस्त को, वो कैसा रहा, कैसा रिस्पॉन्स रहा?
बाती गर्ल का प्रीमियर 3 तारीख को इस्लामाबाद में हुआ PNCA में, और PNCA के हाल में कोई 500 लोग आ सकते हैं, कैपेसिटी वो है। लेकिन बाती गर्ल के प्रीमियर में 800 लोग थे, सीढ़ियों पे भी बैठे थे, खड़े भी थे, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और 4 तारीख के बाद ये रिलीज़ हो गई। हम पहले नॉर्थ में दिखाएंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में, पेशावर में, और फिर उसके बाद लाहौर वगैरह में, फैसलाबाद वगैरह में इंशाल्लाह शोज़ का इनेकाद करेंगे। फिर सिंध, कराची और मुख्तलिफ़ शहरों में ये फ़िल्म दिखाएंगे, जो मेरा ख़्याल है कि लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए कि रेलेवेंट फ़िल्म है। और फिर वो पाक चाइना दोस्ती के बारे में जबरदस्त भाई। तो फिर पहला शो अगर हिट था तो फिर तो बाकी शोज भी इसी तरह होने चाहिए, और उम्मीद है कि हाउसफुल होने देखेंगे फिल्म को इंशाल्लाह, क्योंकि ज़बरदस्त फिल्म लग रही है और जो विजुअल साथ साथ चल रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, स्टोरी लाइन में फुटबॉल है, पाकिस्तान चाइना, गांव, पानी, वो मुतनाज़े जो पानी का है ज़ख़ीरा, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सर्फशार्क नामी एक कंपनी मुख्तलिफ ममालिक को इंटरनेट की बंदिश के लिहाज से रैंकिंग देती है, और इस कंपनी ने रवां बरस के 6 माह की रैंकिंग पब्लिश की, तो उसमें पाकिस्तान, उस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट बंदिश के मामले में तीसरे नंबर पर आया, और पाकिस्तान का नंबर ईरान और भारत के बाद आया है। और इसकी वजह जो है वो 9 मई और उसके बाद इंटरनेट की बंदिश का जो रीज़न है ये करार पाया है। ईरान में इंटरनेट की बंदिश के 14, भारत में 9, जबकि पाकिस्तान में 3 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए, और तीनों ममालिक में अवामी एहतजाज के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया गया। और ये जो सूरत हाल है, अब इस सूरत हाल से नुकसान क्या होता है इंटरनेट, कश्मीर को नहीं शामिल किया उन्होंने, कश्मीर पर पूरा जो मामला है इंडिया का, बिल्कुल वहाँ जो इंटरनेट की बंदिश उन्होंने ओवरऑल इंडिया का वो बताया है, उसको नहीं शामिल किया। चलो सर्फशार्क वालों, कोई बात नहीं। तो ये वाला सिलसिला है। लेकिन अब जब ये बंदिशें होती हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है, और इंटरनेट की बंदिश के वाक़यात में एशिया वैसे 71% के साथ सर फहरिस्त है। तो ये अब बात करते हैं कि इसका क्या सूरत हाल है, और ऐप्स पर और मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं IT के, उन पर इसका क्या असरअंदाज, उन पर इसके क्या असरात होते हैं। मेरा भी दिमाग दायमा हो गया जरा वो नंबर देख के, इंटरनेट बंद हो गया, ट्विटर और इंटरनेट की बात हो तो फिर तो मैं वैसे ही जरा वो हो जाती हूँ अगर बंदिश की बात हो, खासतौर पे। डिजिटल एक्सपर्ट फहद मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फहद। शिफा, क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं फहद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब किसी मुल्क में इंटरनेट बंद होता है और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें उस मुल्क के बारे में पता क्या चलता है? देखें, जब भी किसी मुल्क में इंटरनेट की बंदिश होती है तो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करते हैं। जिस कंपनी ने ये रिपोर्ट निकाली, ये बेसिकली एक VPN कंपनी है। VPN का मतलब आम नाजरीन की समझ के लिए है कि जब आपके मुल्क में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो आप एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसके थ्रू आप वो लोकल IP को बाईपास करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी पहले 6 महीने का रिजल्ट निकाला है, जिसमें पाकिस्तान माशाल्लाह से तीसरे नंबर पर है, और हर क्वार्टर के बाद ना दुनिया में इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अच्छा। पिछले 6 महीने में जो 42 रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उनमें से माशाल्लाह से 3 की वजह पाकिस्तान है। अच्छा। और अच्छा। पूरी दुनिया पे वो लगी हैं। ईरान पहले नंबर पे है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे पाकिस्तान है। और इसमें ना सिर्फ ये कि ये VPN बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हैं, ये उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो किसी पर्टिकुलर मुल्क में बंद होते हैं उनसे भी डेटा लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर फेसबुक पाकिस्तान में बंद रही 9 मई के वाक़यात पे, यूट्यूब बंद रहा, ट्विटर बंद रहा, तो इन्होंने वहाँ से भी डेटा लिया और उसके बाद ये रिज़ल्ट्स दिए। और इसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट ये होता है कि फिर आने वाले वक्त में जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स देखते हैं कि पाकिस्तान में मतलब ई-कॉमर्स की एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो वो बायर या जो मार्केट प्लेस में फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं। जैसे जब ये 9 मई वाले वाक़यात हुए तो फाइवर और अपवर्क जो 2 मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों की ID के ऊपर टैग कर दिया गया कि दिस यूज़र इज़ एक्सपीरियंसिंग इंटरनेट इशूज़, सो अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो सोच समझ के करना। सो उस पूरे सिनेरियो में इट्स नॉट जस्ट कि सोशल मीडिया का ब्लैकआउट, वो इंटरनेशनली आपकी जो ऑनलाइन इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट। तो आपने जो अभी रिस्ट्रिक्शंस का जिक्र किया था, वो रिस्ट्रिक्शंस किस किस्म की होती हैं?
उसमें ये है कि आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड के बाद आप उस मुल्क में ऐप्स के इस्तेमाल पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। कुछ सर्टन डेटा की बैंडविड्थ्स के इश्यूज़ होते हैं, वो तकरीबन 42 रिस्ट्रिक्शंस हैं। और उनमें से जैसे पॉलिटिकल वो पाकिस्तान में टर्मोइल चल रहा था उन दिनों 9 मई के वाक़यात का, तो उसके बाद लगी। सो उसमें काफ़ी सारी वो 42 हैं, मुझे उसकी डिटेल्स 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बाद में भेज भी दूँगा। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को या कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है उस एक पर्टिकुलर मुल्क में फ़ंडिंग से या वहाँ आने से। जैसे व्हाट्सएप बहुत सारी ग्रांट्स इशू करता है बहुत सारे मुल्कों में, तो वो फिर उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो फिर यानी कि मिसाल के तौर पे हमने पिछले दिनों कवर किया था अपने प्रोग्राम में, टिकटॉक की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इस किस्म के प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क में इंटरनेट की बहाली का ज़रा एक इशू बन जाएगा तो फिर ये ऐप सारी जो हैं वो समझेंगी कि ये मुल्क अनरिलायबल है और इस किस्म के प्रोग्राम्स नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल, और वो फिर होता भी नहीं है। टिकटॉक तीसरी बड़ी ऐप है जो बैन हुई है पूरी दुनिया में इन पिछले 6 महीनों में, और यूएस उसमें पहले नंबर पे है, पाकिस्तान उसमें भी तीसरे नंबर पे। सो इस किस्म की बड़ी मेजर ऐप्स और बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में फिर रुक जाती हैं अगर अच्छा। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है ना, मतलब अभी जैसे अशूरा गुजरा, बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट बंद रहा, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नाखुशगवार वाक़यात अगर कभी होने होते हैं तो वो उसकी वजह से रुक भी जाते हैं, या लोग ध्यान दे रहे होते हैं इबादत की तरफ। जी, आशूरा वाले मामले पे तो सोशल मीडिया ऐप्स बंद नहीं होती, वो एक सर्टन एरिया में, वो पूरे मुल्क में नहीं होता। सही है। वो कुछ सर्टन स्पॉट्स पे बंद होता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो सिक्योरिटी का रिस्क है। लेकिन जो ऑन दी अदर हैंड जो सोशल मीडिया का दूसरा इम्पैक्ट है वो ये कि हम एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन में चले गए हैं। वो किस तरह से कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि शिफा ने फलाने ब्रांड का शूट लॉक कर लिया है, तो वो हर यूज़र जब वो अपनी फीड स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है तो वो एक सर्टेन कंपैरिजन में चला जाता है कि यार मैं एम आई लॉस्ट इन लाइफ या मैं को पीछे रह गया हूँ, बाकी दुनिया बहुत आगे चली गई है। उससे होता ये है कि इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। और आप ये देखें कि जितने लोगों ने आज तक सुसाइड्स किए उनकी एक दिन पहले की सोशल मीडिया की पोस्ट्स उठाएं तो वो बहुत खुश थे बज़ाहिर, अपेरेंटली वो अपनी ज़िंदगियों से बड़े मुतमईन थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। सो एक तो वो फैक्टर होता है कि सोशल मीडिया आपको एक ऐसे अनरियलिस्टिक कंपैरिजन में ले जाता है। आपकी अपनी दौड़ है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अगले की अपनी लाइफ है, वो अपने पेस पे जा रहा है, आप अपने पेस पे जा रहे हैं, तो हम हर वक्त उस कंपैरिजन में होते हैं। दूसरी जो एक चीज़ जो मुझे पिछले कुछ महीनों में बहुत बुरी तरह रियलाइज़ हुई वो ये कि आपने भी नोटिस किया होगा कि हम लोग खाने पीने की चीज़ों की स्टोरियां बहुत डाल रहे होते हैं। मुल्क के हालात देखें, इकॉनमी के हालात देखें, इन्फ्लेशन देखें, आप ना कोई भी चावलों के 10 डब्बे लेके पेम्स या किसी चौक पे खड़े हो जाएं और आप देखें कि किस तरह से लोग आके आपके हाथ से वो छीनेंगे, आप एक लाइन बना के बांट भी नहीं सकते। सो मेरी आपके शो के थ्रू मतलब ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं कि आप जो मर्ज़ी डालें सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट अपने खाने पीने की चीज़ों को उस तरह से एडवर्टाइज़ ना करें। एक बंदा जो बेचारा जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ या जो घर पे बैठा हुआ है, जो एक ऑलरेडी एक डिप्रेसिव फेज़ में है, वो जब देखता है तो फिर मतलब वो फिर मुझे लगता है कि उस पर अल्लाह ताला भी कोई ख़ास खुश नहीं होते होंगे। तो बंद होना इज़ अ सेपरेट थिंग, मेरा बस चले तो वैसे ही बंद कर दें, लेकिन सोशल मीडिया पुट्स यू इन अ प्लेस वेयर जहाँ पे उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, पैसे कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंस है, सारी चीज़ें, लेकिन वो आपकी मेंटल हेल्थ पे ना बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अब मेंटल हेल्थ तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, इसका अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और वो हमने देखा था कोविड के दौरान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिस तरह से दुनिया एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे की मदद को लोग आए। मिसाल के तौर पे कोविड में एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर कर सकते थे, कोई डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल तनहा बैठा है, कोई बीमार है, ना माँ बाप उसको पूछते हैं, ना बहन भाई उसके पास है, ना दोस्त हैं, तो एक ऐप होती थी या मोबाइल होता था, उसी से वो कनेक्ट हो जाते थे। तो इसका एक ये एस्पेक्ट भी तो है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए, उसी डिप्रेशन की जिसकी आप बात कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए भी तो ये इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको घर बैठे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट्स के साथ कनेक्ट करती हैं। आप घर बैठ के बगैर अपनी आइडेंटिटी ज़ाहिर किए उनके साथ एक तो कॉल्स ले सकते हैं, अपनी सेशंस करा सकते हैं और अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी या जो हमारे पेरेंट्स हैं, नॉट जस्ट द एडल्ट्स, जो बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी एक प्रॉपर बिफोर गिविंग देम फोन्स इन देयर हैंड एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उन्हें बताया जाना चाहिए कि दीज आर योर वैल्यूज़
एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम सोशल मीडिया। और आपको उसमें फ़र्क, मतलब मुझे इतना पता है कि मैं अगर किसी की भी सोशल मीडिया पोस्ट देखूंगा तो मैं एक कंपैरिजन के फेज़ में नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हुआ है, आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है, और मेरी अपनी रेस है। सो अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए, चाहे वो किसी की ट्रेनिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी लेसन के थ्रू हो, चाहे वो कोई आपका दोस्त आपको समझा दे, तो वो शायद आपको उस इतनी ज़्यादा, क्योंकि 8-9 घंटे का हमारा ऑन एवरेज स्क्रीन टाइम है, सो इतनी ज़्यादा चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो कहाँ जा रही हैं ना, वो या तो आपकी ज़ुबान से शिकायत बन के निकल रही हैं, या फिर आप उस, एक तो पॉजिटिव फेस तो ये है कि आप देखें कि यार मतलब फ़लाँ ने ये कर लिया तो मैं भी ऐसा ही बनूँगा, या फिर आप ये कहें कि अल्लाह जी इसको मिल गया तो सानू क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला। तो वो मुझे लगता है कि उसमें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी फिर उस तरह से डेवलप नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के केसेस आते हैं मेरे पास जो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा दोस्त यूके चला गया तो पढ़ने के लिए मैं क्यों नहीं गया। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, हमारे एक अजीज़ के बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी कि मैंने पाकिस्तान से पढ़ना नहीं है जब तक मुझे मेरा अब्बा यूके नहीं भेजेगा। सो वो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत जल्दी एक डेवलप हो जाने वाली चीज़ है। इट टेक्स टाइम और उम्रें लग जाती हैं, फिर ही शायद आपको समझ आती है कि मतलब ये एक फ्लफ है, ये एक बबल है, और इस सोशल मीडिया में रियलिटी नहीं है। असल आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो कितने लोग होंगे जब आप सोशल मीडिया पे ऑफ होंगे तो दे वुड ट्राई टू फाइंड यू कि यार ये कहाँ गया। वो शायद 1-2 लोग ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे इस वक्त इलॉन मस्क लग रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले इलॉन मस्क का एक वो देखा था, इंटरव्यू देखा था छोटा सा, जिसमें वो बेसिकली तो अपने प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने की तगोदों में मुझे नजर आया, जिसमें वो इंस्टाग्राम को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था और स्नैपचैट वगैरह को, और वो ये बता रहा था कि भाई लोग जो हैं वो दैट इज फेक, जो फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं आपको काफी खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब आप अपना आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं और चेहरा देखते हैं तो आपको फिल्टर नहीं नजर आते, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये मुझे आप जरा इस वक्त इलॉन मस्क टाइप लगे हैं इस वक्त। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना आप कितनी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आप इंस्टाग्राम पे देखें तो शायद आप उससे पब्लिकली मिलें तो आप नहीं आपको तो मैं पुराना जानता हूँ तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पे और कुछ और होते हैं और इन देयर रियल लाइफ्स वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये सबसे मेरी गुजारिश यही है कि मतलब सोशल मीडिया की दुनिया पे इतना ज़्यादा यकीन ना करें। हम बड़ी अपनी हैप्पी और परफेक्ट पिक्चर्स इंटरनेट पे दिखाते हैं। हमारी ज़िंदगियों में भी फेजेस आते हैं, हम भी डिप्रेशन में जाते हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सब पे फेजेस आते हैं। तो नोबडी इज़ लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। मुझे वो एक शेर याद आ गया कि देखकर मेरी हालत कहा ये उस फकीर ने, ऐसे मरीज सिर्फ शाह नजफ देखते हैं बस। ये इंटरनेट की दुनिया पे वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी अपनी एक रेस है, आप सबके लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और इवेंचुअली इट विल फाइंड यू। हाँ, इट विल फाइंड यू। थैंक यू फाद मलिक, बहुत एक डिफरेंट सा टेक्नोलॉजी का सेशन लगा आपके साथ आज। तो आपने डिप्रेशन से निकाल दिया मेरे भाई, क्या कर दिया आपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे फनकार से कि जिसके सुरों का जादू पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, भारत में भी फैला हुआ है, बल्कि सारी दुनिया के लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हैं। आज उनकी सालगिरह है, बड़ा ख़ास दिन है उनकी ज़िंदगी का, और उन्होंने आज का दिन हमारे साथ जो हमें चंद लम्हे अता किए हैं, वक्फ कर दिया है, हमें कुछ देर जो वक्फ किए, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जावेद बशीर साहब से। 8 अगस्त को पैदा हुए थे लाहौर में, और उनके वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद खान साहब बड़े मशहूर कव्वाल थे बर सग़ीर के। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने आबाई शहर जालंधर से हिजरत करके यहाँ आए, और जावेद बशीर साहब ने कव्वाली की तरबियत अपने वालिद से ही हासिल की, और बस फिर उसके बाद उन्होंने जब अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा तो फिर सारी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। अपने चचा उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब ने से क्लासिकल मौसीकी भी सीखी थी, और फिर यूँ मौसीकी की दुनिया में एक बेहतरीन कमाल नाम बनाया है। आज हमारे साथ जावेद बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और थोड़ा सा वक्त हमें वक्फ कर दिया। अब चूंकि आप बैठे हैं, अब हम में तो वो सुर लगाने की वो ताकत और सकत और वो हैसियत नहीं मिली हुई तो आप वो सुर लगाएं और खुद को जरा सुर में हैप्पी बर्थडे तो कहें पहले, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया मुझे, और मैं सारी जो सुबह सवेरे की टीम है मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, तो जनरली आपका सालगिरह का दिन किस तरह गुजरता है? मेरा अभी तो सुबह उठे ही हैं, अभी मुहर्रम है तो शायद उस तरह सेलिब्रेट ना कर सकें। जी जी जी। शाम को देखेंगे कि क्या किस तरह मतलब उस माहौल के हिसाब से मनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है मुहर्रम का एक जो अदब एहतराम है वो भी मलूज़ खातिर होना चाहिए, और आपकी ज़ाहिर है जो एक शख्सियत है और जो आपका काम है सारा ज़माना उसका मुतरफ़ है। पाकिस्तान में भी आपने बड़ा काम किया, भारत में भी आपने बड़ा काम किया, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर हम अपने नाजरीन को रिकैप और एक ज़रा तारीख़ में लेकर जाएँ थोड़ा, तो पहला जो आपका गाना था या पहला एल्बम जो था आपका वो कौन सा था और कैसे वो आगाज़ हुआ? ज़ाहिर है तरबियत तो आपने अपने वालिद और चचा से ली, लेकिन पहली मर्तबा जब आवाम के सामने आप आते हैं तो वो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है? मैंने एक्चुअली पहला एल्बम जो मेरा रिलीज़ हुआ था वो यूके से हुआ था। उस एल्बम का नाम था सिंपली रिच, उस एल्बम का नाम था। तो उसमें एक गाना मेरा आया था अपना नहीं तेरे जिया होर दिसदा, वो लोगों ने बहुत सुना था। उसमें क्योंकि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का वो सॉन्ग था, मैंने उसको मतलब उसको गाया था, यानी उसको मैंने दोबारा कवर किया था उसको, तो वो लोगों ने बड़ा पसंद आया था। नहीं तेरे जिया होर दिसदा, उसमें मैंने थोड़ा सा उसको नया एंगल से गाया था, रीडू किया था, तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। क्योंकि उसको ऋषि रिच जो यूके का बहुत बड़ा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उसने वो उसका म्यूज़िक बनाया था। तो उसके बाद मेरा 2004 में फिर एक एल्बम आई मेरी, जो जिसका नाम था संपूर्ण, मिकाल हसन बैंड के साथ। जी, उसमें हाँ संपूर्ण। जी आप बताइए। बिल्कुल जी जी, नहीं आप मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, वो मिकाल हसन बैंड के साथ मेरा 2004 में आया। उसके गाने कदी आमिल सावल यारवे, सज्जन दे अथबा, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, या अली मुश्किल कुशा, यारे मन बया, वो एक्चुअली क्या था कि जो क्लासिकल या नीम क्लासिकल जो कंपोजिशंस थी उसको वेस्टर्नाइज म्यूज़िक के साथ उन्होंने बनाया था। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो वो एल्बम इतनी हिट हुई थी, कई साल फिर वो जितने मतलब इंडिया के जो रियलिटीज़ शोज़ होते हैं उसमें बच्चे गा के कभी आमिल सावल यार वे, सज्जन दे अतबा, आज आखा वारिस शानू, ये सारे गाने गा के लोग यानी वो म्यूज़िक का मुकाबला जीतते थे। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मुझे एक गाने का मौका मिला और एक गाना जो है वो याद है, मैंने रियाज किया था, और उसमें मुझे लोगों ने बड़ा सराहा, स्पेशली म्यूज़िक की फैमिली ने। अच्छा, ये एक तो ये मुझे बताएं कि जब म्यूज़िक की फैमिली से कोई शख्स ऐसा जो कि कव्वाली का ट्रेंड हो और क्लासिकल मौसीकी का ट्रेंड हो, वो जब आता है ज़रा पॉप की तरफ, तो उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले और जो ख़ास तौर पर जो क्लासिकल म्यूज़िक फैमिलीज़ होती हैं वो थोड़ा उसको कहती हैं कि नहीं भाई ये ज़रा तुम इधर उधर हो रहे हो। ये आपके साथ भी ऐसा हुआ? बड़ा अच्छा सवाल किया वैस भाई, मज़ा आ गया।
हाँ, बात तो सही है, क्योंकि क्लासिकल एक अलग जोन है और कवाली एक अलग जोन है, तो वो, और जब आप फिर पॉप में जाते हैं तो फिर वो एक अजीब जो, मतलब अजीब से मुराद के थोड़ा कमर्शियली वो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पॉप भी ऐसा ही किया कि लोग उसमें, मैंने क्लासिकल का टच डाला और मतलब ऐसा उसको मैंने करने की कोशिश की कि लोगों ने बहुत पसंद किया और घर वालों ने भी मना नहीं किया। अच्छा, मना नहीं किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये एक और भी काम आपने किया कि आपने बॉलीवुड के लिए भी बड़े गाने गाए, और जाहिर है अब पाकिस्तान से दो वजूहात की बना पर लोग बॉलीवुड की तरफ जाते हैं। एक वो होते हैं जिनको ठप्पा लगाना होता है और जो कहते हैं भाई मुझे वहाँ का स्टैम्प चाहिए तो फिर ही वापस आके थोड़ी इज्जत बनानी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो खालिसतन सिर्फ काम के लिए जाते हैं, उनको काम, अदरवाइज उनको जाने की उस तरह से ख्वाहिश नहीं होती, बेताबी नहीं होती, लेकिन बुला ले कोई काम पसंद हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो वो जाके कर लेते हैं। आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी वाले हैं, और वहाँ का काम, उनकी एक इंडस्ट्री में काम करना और पाकिस्तान में काम करने का एक्सपीरियंस जरा बताइएगा, कितना फर्क था? आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी कैटेगरी वाला, जरा आप बताएं मुझे। सर आप तो उस कैटेगरी में हैं जिसे खुद वो लोग बुलाएं कि आइए, उनके लिए एजाज की बात है कि आप वहां पर जाकर काम करें। एक्चुअली मेरे अवैस भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे दोनों को, क्योंकि मेरा ये जो गाने मेरे हिट हुए थे तो उस वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। फिर पहला गाना मेरा कहानी मूवी में आया था जो कि पिया तो काहे रूठा रे, जो कि बिल्कुल क्लासिकल के लगभग था। वो लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत पसंद किया था। तो उसके बाद फिर लाइनें लग गई, मतलब तेरा नाम जब्दी फिर आम, फ्रॉम कॉकटेल, अपना भाग मिल्खा भाग में दो गाने आए, मेरा यार और अंग्रेज और मेरा यार, और फिर वंस अपॉन अ टाइम मुंबई अगेन में आया मेरा गाना अपना ये तूने क्या किया। वो तो देखिए आज तक ये लोग सुन रहे हैं, और बहुत सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जिधर भी आप जिस सोशल मीडिया पे चले जाएं, लोग बहुत पागल हैं मेरे गाने। जो आज इबादत फिर मैंने गाया बाजीराव मस्तानी में, तो अवार्ड भी मुझे मिले इंडिया से जी। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और इंडिया का स्पेशली ये है कि वो म्यूज़िक का एक बहुत अच्छा खित्ता है, और जो कि आर्टिस्टों को, मुख्तलिफ आर्टिस्टों को प्रमोट करता है और स्पेशली म्यूज़िक को प्रमोट करता है। मतलब उनके जो मिसाल के तौर पे आर्टिस्ट हैं या जो दूसरे लोग हैं, जितने भी उनकी इंडस्ट्री है, वो म्यूज़िक को बहुत प्रमोट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं और ख़ुद भी करते हैं, इसलिए वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़ाहिर है फिर टैलेंट हमारे यहाँ पर कम नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं कि जिन्होंने वहाँ जाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया, तहलका मचाया, वाकई तहलका मचाया, तहलका मचाया। बिल्कुल। और आपके भी जो गीत जो आपने मेंशन किए, और ख़ास तौर पर ये तूने क्या किया, ये तो खैर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स। और वो ऐसा जब भी लगता है बस इंसान के कान वहीं लग जाते हैं, इंसान कहता है रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे ये गाना सुनने दो। तो आजकल आप किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? आजकल काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरे बेटों का आ रहा है एक गाना बहुत अच्छा, जुनैद बशीर का और जमशेद बशीर का, और मेरे काफ़ी गाने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा एक ब्रिटिश के साथ आया था, उसकी एल्बम में आया था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टीव मैसन फ्रॉम, ये ब्रिटिश आर्टिस्ट है, इसके एल्बम में 2 गाने आए थे मेरे।
जबरदस्त। अच्छा, मैं क्या बात है, आपके जबरदस्त मैं है। आपके बेटों के काम पर आने वाला था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका असल प्रोजेक्ट तो वो है कि अब आपने किस तरह आगे अपनी नस्ल विरासत में देनी है जी विरासत वाला जो काम है, असल तो काम वो है। तो उनका बताइए हमें, उनका अभी आपके एक बेटे का कुछ अर्सा पहले एक सॉन्ग लॉन्च भी हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त उसकी पजीराई भी हुई, तो वो लोग किस तरफ हैं, ज़्यादा क्लासिकल, ज़्यादा कव्वाली, या ज़्यादा जो है वो पॉप या मिक्सचर? वो अभी क्योंकि जैसे मैंने किया है उसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि भी जो काम अभी तक किया है मतलब है तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है जी। तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बच्चे भी स्पेशली जुनेद और जमशेद, ये दोनों आने वाले वक्तों के बहुत बड़े सिंगर होंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ भी है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लेगेसी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आप कौन सा उनको कौन सा ऐसा लेसन है जो आप उनको देते हैं कि भाई ये चीज़ तो तुम अपने दामन के साथ, हारमोनियम के साथ, हर चीज़ के साथ चिपका लो, बांध लो? कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपके बड़ों ने बताई थी और जिससे आपने कामयाबी पाई और अब वो आप आगे उनको बता रहे हैं कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारी फैमिली का या हमारा? हाँ देखिए, चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह के मेरी जो मेरखंड तान है लोगों ने बहुत पसंद की है। मतलब मैं आपको सुना देता हूँ। जी ज़ारे ज़ारे गबने जाने बगरे जा सा गा रे रे दादा गा रे रे दादा गा रे रे दा नी नी बाबा बा गा रे रे दा। इस तरह की चीज़ें जो मेरी है। सागा रे रे दा नी नी बानी बाजा नी दा नी रे दा रे नी दा नी नी बाबा गा गा रे रे दा। ये जो रे रे दा, तो ये चीज़ें मेरखंड है और मुश्किल है क्लासिकल के लिए, क्लासिकल की दुनिया में। तो ये वो मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो ये कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में हम चाहेंगे कि कुछ आपसे कलाम भी सुने, कोई सूफियाना कलाम या फिर वो या अली वाला, कोई ऐसा कलाम जो कि मुहर्रम की मुनासिबत से भी हो और आपकी जो आवाज़ है वो हमारे प्रोग्राम में भी गूंजे। हाँ जी, मैं आखिर पे आपको सुना देता हूँ। वो मेरा जो एल्बम का गाना था, यस एक्चुअली उस्ताद सलामत अली खान ने गाया है। उस्ताद सलामत अली खान बहुत बड़े गायक हैं और बहुत बड़े क्लासिकल गायक हैं। उन्होंने ये गाया था तो मैंने फिर इस एल्बम में कवर किया था। याद मुश्किल कुशा याद मुश्किल कुशा मुश्किल कुशाई कीजिए याद मुश्किल कुशा गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। यादी मुश्किल जारेगा नी जारेगा जारेगा नी जारेगा नी 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 बानी बाजा नी रे जानी बागा रे जा गारे गारे रे जानी जारे नी जानी नी नी बानी बाबा बागा गा गा रे रे जा यानी मुश्किल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
आपकी आवाज़ का जादू इसी तरीके से सारी दुनिया में छाता रहे और सारी दुनिया सुनती रहे इसको। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात कि आपने हमें वक्त दिया। सालगिरह मुबारक एक दफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप बताइए क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं? मैं जुल्म सितम की दास्तानें जो रकम हुई हैं उन पर करूंगी बात, लेकिन पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक ऐसे नौजवान से जिसने कि पाकिस्तान को एक तरह से एक लेवल पर पहुंचाया। उस नौजवान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के परचम को लहराया, दुनिया में मुतारिफ कराया। कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे जो एहसन रमज़ान की वजह से पाकिस्तान के परचम के बारे में और पाकिस्तानी कौम के बारे में जान गए। लेकिन वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप जीती उन्होंने। उसके अलावा अभी रिसेंटली इस साल उन्होंने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीती। और पाकिस्तान को स्नूकर की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद यूसुफ साहब से ये कहानी शुरू होती है, उसके बाद और बहुत सारे लोग आए और अब एहसन रमज़ान ऐसे हैं कि जिन्होंने दुनिया भर में अपने खेल का लोहा मनवाया। सारी दुनिया उनको मानती है, कमाल करती है। लेकिन हाँ, अब हुआ उनके साथ कुछ यूँ है कि उनको पकड़ लिया। उनके साथ रवैया जो था बेसिकली एक नाखुशगवार वाक़े में वो फंस गए। पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं था और अप्रोप्रिएट जिसको हम कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उसके लिए, पुलिस का रवैया उनके साथ नहीं था। बड़ी एक तरह से तल्ख कलामी का सिलसिला भी हुआ और पुलिस ने कहा तुम कौन हो, और उन्होंने कहा कि मैं एहसन रमज़ान। उन्होंने कहा कौन हो, जो भी हो तुम अपने लिए हो। इस किस्म की जो बातें हैं वो पुलिस की तरफ से की गई। अगर अब इसको थोड़ा सा आप वो सोचें कि जी अगर बाबर आजम कहीं पर होता और बाबर आजम जो है उसके साथ कोई ऐसा वाक़या होता, क्या पुलिस उनसे इस तरह बात कर सकती थी या नहीं कर सकती? वैसे मैं अगर पुलिस के जो एहलकार हमें ग्राउंड पे मिलते हैं उनकी अगर नॉलेज और उनकी जो अप्रोच जो होती है, हाँ, बहुत ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो बाबर आजम को भी ना जानता हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछे कौन है भाई तुसी कौन हो, लेकिन हो सकता है। और एहसन रमज़ान के साथ यही वो मार्जिन मैंने इसलिए तालीम तरबियत इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने मार्जिन दिया। अगर तो सारे CSP ऑफिसर्स होते तो फिर मैं ये मार्जिन किसी को ना देती, लेकिन अब चूंकि सारे CSP ऑफिसर्स नहीं होते, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का भी फुकदान है, तरबियत का भी फुकदान है, तो इसलिए मैंने सबको ये मार्जिन दे दिया कि जाओ भाई तुम लोग बाबर आजम को भी अगर नहीं जानते हो तो जाओ छुट्टी करो। एहसन रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस वाक़े की तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। एहसन बताइएगा कि क्या हुआ था, क्या सूरत हाल हुई थी? कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि वो अकेडमी वहाँ पर 1-2 साल से नहीं है, कई साल से वहाँ पर अकेडमी थी, तो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने आके बोला कि 5 मिनट से पहले क्लब बंद कर दिया जाए। तो मैनेजर ने कहा कि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, आप हमें वजह बताएं, हम बंद तो नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में उनकी काफ़ी बहस होती रही और उन्होंने क्लब वगैरह सब कुछ बंद करवा दिया। तो वो नीचे फिर चले गए, तो उनके साथ काफ़ी उनकी बहस हुई। तो जब मैं नीचे गया तो मैंने उनसे बात की तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। तो मैंने उनसे यही पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उन्होंने कहा जी आपको थाने चलना होगा, SHO साहब से बात कर। अच्छा, तो वहाँ पर उस वक्त और कितने लोग खेल रहे थे? तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो काफ़ी लोग थे क्लब में, क्योंकि पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ था, आज से पहले कभी भी नहीं। और क्या कोई ऐसी कोई पाबंदी है कि इतने बजे क्लब बंद हो जाएंगे? कोई इस तरह की टाइमिंग है, कोई रेगुलेशन कुछ है? देखिए उसी जगह पे ये एकेडमी 7 साल से है, ठीक है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो इन्हें कहते हैं कि जी ऊपर से ऑर्डर आया आपको क्लब बंद करना होगा, कुछ टाइमिंग का इशू है। तो अगर टाइमिंग का इशू है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्नूकर क्लब को नहीं देखना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें भी तो खुली हैं। एग्जैक्टली ये इलाका कौन सा है एहसन? ये लाहौर में है, ग्रीन टाउन कॉलेज रोड के ऊपर स्नूकर एकेडमी है, दी ब्रेकर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। वैसे आप हमेशा से वहीं पर ही खेलते रहे?
जी, वहीं पर ही वर्ल्ड कप एशियन चैम्पियनशिप से भी पहले वहाँ पर ही प्रैक्टिस की थी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के नाम एशियन चैम्पियनशिप दोबारा मैं करने में कामयाब हुआ। तो अकेडमी एक प्रॉपर अकेडमी है, SOPs के साथ हमने एक सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड की है। नीचे विद वेपन पार्किंग में गार्ड है। कहने के किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी नहीं है। यही एम बनाया है कि जैसे मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शायद यहाँ से ही आपको कोई और वर्ल्ड चैम्पियन मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो स्नूकर की कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की अकेडमी नहीं है कि जहाँ पर हम जाकर खेलें। सही है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, अली साहब हैं भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अली साहब फरमाइए। सर, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि स्नूकर हमारा वो गेम है जिसने पाकिस्तान को बड़ा नाम दिलवाया है, लेकिन हुकूमती सतह पर इसकी उस तरह से पजीराई नहीं की जाती और ना ही सपोर्ट किया जाता है। अगर अपने ऑन पे हमारे लड़के खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और स्पेशली पुलिस वालों की छोटे लेवल पे काउंसलिंग होना बड़ी जरूरी है। सीनियर लेवल पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, काम भी होते हैं, बट उनका इम्पैक्ट जो सड़क पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं उनमें नजर आना चाहिए। उनकी काउंसलिंग होना बड़ा जरूरी है ताकि उन्हें पता हो कि किसी बंदे को ट्रीट कैसे करना है, हमने ये बात कैसे ये बड़ा हो ही ना जाए। अब ये अच्छा, वैसे अब बात ये है कि इधर दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम उसको देख रहे हैं कि रवैया उनका कैसा था एहसन के साथ या किसी के भी साथ, एक आम शहरी के साथ। जरूरी नहीं है खिलाड़ी हो तो एक आम शहरी भी हो तो आप उससे तमीज से बात करें। अब आगे से कभी हम शहरियों को भी कहते हैं कि वो भी जरा जज्बाती हो जाते हैं, वो भी जरा अपने आप को काबू में रखें। दोनों साइड्स पे हो जाता है ये गर्मा गर्मी। लेकिन मार्केट्स का जो क्लोज होने का वो टाइमिंग वगैरह है, वो तो पाकिस्तान की हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने उसमें तब्दीलियां की हैं, तो इससे तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो तो वक्त जो है ना वो मार्केट क्लब्स भी दुकानें आ जाएंगी। हाँ, क्लब्स भी उसमें शायद फॉल करेंगे। रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग भी उन्होंने बताए हैं। ये सारी टाइमिंग्स बड़ी ही क्लैरिटी के साथ उन्होंने दिए हैं। अब या तो अगर ये वो वाला सिलसिला था, वो वाला चक्कर था, तो इसमें फिर बात वही है कि बंद तो क्लब हो ही जाएगा। मतलब वो ओनर जो है वो क्लब बंद तो कर ही देगा, लेकिन बात तमीज से करनी चाहिए थी। उन्होंने आपको कहा क्या? क्या कहा उन्होंने आपको? हम हमेशा से साथ हैं। कोविड में हमने 2 साल क्लब बंद किया, ठीक है। तो बात क्लब बंद करने की नहीं है, बात तो वो है कि आपने क्लब बंद करने का कहा, आपने करवा लिया। बात यह है कि उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, मुझे हवालात में क्यों बंद किया गया था। और बात यह है कि अगर क्लब बंद करना है तो मैं सबसे पहले क्लब बंद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वो मेरा रोज़गार है, मैंने वहाँ से अपना घर का सिस्टम भी चलाना होता है, तो मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जितनी भी SOPs हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हमने कोविड में भी 2 साल गवर्नमेंट का साथ दिया था, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। लेकिन ये ना हो कि पूरी मार्केट ओपन है, आके आपने स्नूकर क्लब ही बंद करवा दिया। तो ये क्या फिर उसके बाद क्या हुआ फिर? मतलब आपको जेल में क्यों बंद किया गया था, क्या कहते हैं? बदमज़गी क्यों हो गई? वो यही रीज़न थी कि जब हम वहाँ पर गए बात करने के लिए, जब हमें लेके गए ये, क्योंकि ये तो बाइक्स पे थे, तो मैंने कहा चले मैं अपने गाड़ी पे साथ चले जाता हूँ। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह की कि आज हम आपको हवालात में बंद करते हैं, ऐसे बात की। तो वो जब SHO साहब के रूम में गए हैं, जैसे ही वहाँ से वो बाहर आते हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपनी बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी और मोबाइल वॉलेट सब कुछ ले लिया और मुझे कहते हैं कि बेल्ट उतार दो। मैंने कहा बेल्ट क्यों उतारना है? कहते हैं आपको हवालात में बंद करना है। तो उसके बाद उन्हें हवालात में बंद कर दिया। तो 15 से 20 मिनट उन्होंने वहाँ पर रखा। फिर एक दोस्त आया तो उसने बात की, उसके बाद हमें बाहर निकाला। अच्छा, तो ये जो जी आपकी वहाब रियाज साहब से भी मुलाकात हुई थी, निगरान वजीर खेल जो हैं? जी, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने ये स्टेप इसलिए लिया है कि ताकि आइंदा किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा ना हो। तो इन्होंने इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए काम में। वहाब भाई CCPO और कमिश्नर ये घर आए थे, तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा कि जो हुआ है हमें ये नहीं होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह हम आपसे यही वादा करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा। सही। तो अब मुझे ये बताइए कि अब वो जो क्लब है वो कितने बजे बंद होता है? बात तो उधर ही अटक गई। बात वहाँ पर ही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्लब अभी भी ओपन होता है, ठीक है, तो पूरी मार्केट ओपन होती है। तो बात वहाँ पर ही है कि अगर अभी भी ये कहेंगे कि क्लब बंद कर दिया जाए तो मैं सबसे पहले क्लब बंद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि टाइमिंग की इशू है। तो पूरी मार्केट बंद हो, इतने बड़े रेस्टोरेंट हैं, सब चीज़ें बंद हो, तो मैं सबसे पहले क्लब बंद करूँगा। जाहिर है
हाँ, वो चीज़ सबके साथ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग आए थे उधर, जो पुलिस वाले थे, क्या वो उसी इलाके के पुलिस वाले थे? वो जानते थे कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, क्लब चल रहा है और आप वहाँ पर होते हैं? वो स्पेसिफिकली आपको ही टारगेट कर रहे थे? तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हों जो ना जानते हो हाँ। या उस इलाके के ना हो, हालांकि हर थाने की एक जुरिस्डिक्शन अपनी होती है। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी पंजाब पुलिस का जो नेटवर्क है वो ऐसा है कि कह लें कि बहुत फास्ट है। हर चीज़ का इनको पहले से ही पता होता है। तो जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी बना था तो पिछले जो आईजी थे, सीसीपीओ थे, इन्होंने खुद बुला के मेरी हौसला अफजाई की थी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था। तो सबको ही पता है कि वो मेरी एकेडमी है। देखें, मेरे पास मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आया तो मैंने अपने ओन पे सब किया। उसके बाद अपनी एकेडमी कुछ शेयर डाला उसमें, तो अपना जो भी सिलसिला मैं वहाँ से चलाता हूँ। मेरे पास कोई गवर्नमेंट की कोई दी गई जॉब नहीं है ऐसी कि जहाँ से मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। तो कभी ऐसे हुआ नहीं है। ये एक हैरानगी वाली बात है, कभी ऐसे हुआ नहीं था जैसे हुआ है। लेकिन जो हुआ वो गलत था, अजीब था एक। तो मैंने यही रिक्वेस्ट जो की थी, तो वहाँ पर भी जो मेरे साथ वादा किया गया था कि इंशाल्लाह हम, वहाब भाई ने भी कहा था कि इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब को बोलते हैं तो आपके लिए ज़रूर इसके बारे में कुछ हल निकालते हैं। हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, आपको टाइम की जो भी इश्यूज़ है। बोला जी जो भी कमिश्नर साहब को, जी नहीं, कमिश्नर साहब साथ थे। उन्होंने खुद बोला कि वहाब भाई अगर हमें कहते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है, ऐसी गेम है कि जिसके साथ ऐसे करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, आपके लिए ज़रूर आगे रिक्वेस्ट करेंगे इसके लिए। नहीं, बिल्कुल, काफ़ी काम भी कर रहे हैं वहाब रियाज साहब अपने निगरान सेटअप के अंदर। और एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मंडी बहाउद्दीन से हैं तलत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तलत साहब फरमाइए, क्या सवाल करें? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा से ही जो दूसरे प्लेयर्स हैं, मतलब जैसे स्नूकर प्लेयर्स हैं, इनको जो है वो पशे पुष्ट रखा जाता है, जबकि क्रिकेट को हमेशा जो है वो प्रमोट किया जाता है। हमारे मंडी बहाउद्दीन का एक खिलाड़ी था बिलाल, उसने भी इसी तरह वर्ल्ड चैंपियन वो बना, लेकिन उसने जबूर हाल की जिंदगी जीते जीते वो जिंदगी की बाजी हार गया। 3 उसके बच्चे हैं बेचारे, उनका कोई हाल नहीं है। उसका भी स्नोकर क्लब इसी तरह का ही था। अब उसके जो दूसरे रिलेटिव हैं वो ये चाह रहे हैं कि उसका स्नोकर क्लब किसी को मिल जाए, वो कह रहा है किसी को मिल जाए। लेकिन इस तरह की इनकी जो तंजीम भी एक बनी हुई है, लेकिन वो किसी एहसन को भी जानते होंगे उनको। बिलाल उनका नाम था, वर्ल्ड चैंपियन थे, जी मोहम्मद बिलाल थे। जी, लेकिन वो भी इसी तरह जिंदगी जो है वो जीते हुए जिंदगी की बाजी हार गए और इसी बिल्कुल जवान थे और वो डेथ होगी उनकी। लेकिन इनके दूसरी खेलों की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जाती हुकूमत की जानिब से? सर, मार्केट कमर्शलिज्म जो है वो जिस खेल की तरफ ज़्यादा होता है उस खेल की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। ये तो खैर ऐसा है दुनिया भर में, लेकिन ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो दूसरे खेल हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं उन खेलों में। बिल्कुल, स्क्वॉश को आप देखें, मतलब कहाँ हमने क्या मार के नहीं सर अंजाम दिए हुए। ऐसी सिचुएशन में फिर गवर्नमेंट को आगे आना होता है और गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना होता है कि सिर्फ एक ही खेल की पजीराई ना हो, बाकी भी खेलों की तरफ तवज्जो जो है वो दी जाए और बाकी खिलाड़ियों को भी उनका ड्यू शेयर जो है वो मिले। तो ऐसा अब ये जो पुलिस वाले थे जिन्होंने ये काम किया था, उनके हवाले से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? उस हवाले से कोई डिमांड? जी, कहा गया था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई हुई है, तो इंशाल्लाह जल्दी इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई जैसे ही डिसाइड होगा तो जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। देखिए, मेरी उनसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, मैं कोई उनका वो नहीं हूँ। तो उनकी भी बच्चे हैं, तो उनका एक रिज़्क का ज़रिया है। तो मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ हो। मैं यही चाहता हूँ कि मैंने ये स्टेप इसलिए लिया है कि कोई भी गेम है उसे इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसका जो हक़ है उसे मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा बुरा टाइम आता है तो कहने के कमर्शियल मार्केट के साथ स्पोर्ट्स को नहीं जोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ साथ देना ये बताएं, कुछ मांगा लेने देने की तो कार्रवाई नहीं हुई कोई? नहीं, देखें, मैंने ना ये काम किया था कुछ लेने के लिए, लेकिन वहाब भाई ने जब मैंने बताया कि इनको उन्होंने कहा कि आपको नहीं, ओहो, उनको पुलिस वालों ने तो आपसे कुछ नहीं मांगा उस वक्त? कुछ लेन देन, कोई चाय पानी वगैरह वगैरह? जब आप अंदर थे हवालात में उस वक्त, या जब क्लब वो बंद कर रहे थे उस वक्त? यही गलती है मेरी कि मैंने कुछ दिया नहीं। शायद मैं दे देता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। बस ये एक बड़ा सिस्टम का फ्लॉ है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे साथ हुई है। जी, और अभी जैसे इस भाई ने बताया कि जैसे, और हम सब जानते हैं
कि हमारे यहाँ पर जो खिलाड़ी है उसकी पजीराई कितनी होती। एक ज़ाहिर है वो क्रिकेटर हमारे लिए सबके लिए बड़ा इज्जत के काबिल हैं वो, और हम सब उनसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाकी तमाम खिलाड़ी और ख़ास तौर पर ऐसे खिलाड़ी के जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचा दिया और अपनी मदद आपके तहत, जी अपनी मदद आपके तहत वो टॉप पर पहुंचे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने, हमें उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी मामला है जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। 14 अगस्त आने वाली है। बिल्कुल 14 अगस्त आने वाली है। ये अगस्त का महीना है, और अगस्त का महीना वो महीना होता है कि जिसके अंदर पाकिस्तान से वो जो मोहब्बत है वो हम सबको है, लेकिन उसका एक लेवल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, वो बढ़ जाती है। वो मोहब्बत जो है उसका इजहार भी बढ़ जाता है, और जाहिर है उसका इजहार होना भी चाहिए, और उसका इजहार गीतों में बड़े खूबसूरत तरीके से किया गया है। बहुत सारे ऐसे मिली नगमे हैं, खूबसूरत मिली नगमे, क्या ट्यून, क्या शायरी, क्या अल्फाज, क्या बात है, कमाल नक्श है वो हमारे दिल पर। तो आज ऐसा ही एक मिली नगमा शिफा ने चुना है हमारे लिए। तो वाकई ये कायदे आज़म का एहसान कि उन्होंने हमारे लिए इस खित्ते ज़मीन पर एक अलग वतन तराशा और हमें वो वतन दे दिया। अब उस वतन के साथ हम क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है। और ये जहन में रखिएगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुशक्क़त से बड़े लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके उनको कन्विंस करके ये वतन हासिल किया, वतन बनाया। एक वकील ने वतन बनाया, बोल के डायलॉग से वतन बनाया, हासिल किया। जो इस गीत में भी बात की ना कि कोई उसके अंदर खून खराबा या कोई निज़ा या कोई भाला या कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुए थे, कि डायलॉग की डायलॉग, आवाज़ और अल्फाज, और जाहिर है सोच फिक्र, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दुआएं दें उनको। और आज के प्रोग्राम से हमें दें इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए, और हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।